सभी साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं संतोष ठेकला आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने राजस्थान एग्जाम्स आरडब्ल्यू चैनल पर। और भैया आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के बारे में। राजस्थान सीईटी के लिए विशेष रूप से जो सीरीज चलाई गई है उड़ान सीरीज, उसके तहत आज हम पॉलिटी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पॉलिटी के प्रारंभ में जो आपके पॉलिटी के जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके हिसाब से ये क्लास होने वाली है। और इसमें प्रारंभ में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के संविधान की प्रकृति और भाई साहब भारत के संविधान की प्रस्तावना को लेकर। ठीक है भाई, भारत के संविधान की प्रकृति और भारत के संविधान की प्रस्तावना को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार बताइए कि आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी, चलिए देखो शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो ये हमारे साहब भारत के संविधान की प्रस्तावना है। भाई सबसे पहले तो हम प्रेम्बल देखते हैं, हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और हमारे जब भारत के संविधान की प्रस्तावना अलग से दे रखी है तो इसका मतलब है कि भैया प्रश्न यहां से पुटअप होने हैं, है ना। सामान्य परिचय और प्रस्तावना जो है उसकी जब हम बात करते हैं, विशेषता की जब बात करते हैं, तो यहां से प्रश्न पुटअप होते हैं। सबसे पहले देखिए भाई साहब, भारत के संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। और यह प्रारंभ होती है कौन से लाइन से? पहला सवाल तो यहीं से बन जाता है, हम भारत के लोग, है ना। यहां से शुरू होती है भाई साहब, हम भारत के लोग, है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शब्दों पर याद रखेगा, संपूर्ण भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रमुख रूप से भैया हमारे भारत के संविधान की क्या है? प्रस्तावना है भाई साहब, है ना। ध्यान से सुन लो, बिल्कुल भाई साहब, ये 100% यहां से प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी अभी हम चर्चा करेंगे भाई, वो भी हम चर्चा करेंगे कि यहां से प्रश्न जो बनते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और क्या क्या चीजें यहां से निकलकर आती है। देखो भाई साहब, चलते हैं सबसे पहले हमारे भारत के संविधान के जो प्रश्न है उनकी सीरीज में पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। पहला जो प्रश्न आता है हमारा वो आ जाता है भैया कौन सा, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, है ना। पहला ही प्रश्न आ जाता है। देखो मैंने अभी आपको प्रस्तावना बताई है, पिछले ही पेज पे भारत के संविधान की हमने प्रस्तावना, जिसको प्रस्तावना कहते हैं और उद्देशिका भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उद्देशिका भी कहा जाता है ना। प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो भैया जब हम संविधान सभा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? देखो इसका मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं भाई साहब, कि जब हम संविधान सभा पढ़ते हैं तो संविधान सभा का जब गठन हुआ तो इस संविधान सभा के अंतर्गत जो बैठकें हुई थी उनमें भाई साहब 13 दिसंबर को, कब? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, इस बैठक में भाई साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? पंडित JL नेहरू द्वारा, है ना। पंडित JL नेहरू द्वारा क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था भैया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा
सर्वसम्मति से अपनाया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया। भाई इस संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव फिर आगे चलकर भाई साहब क्या बना है? भारत के संविधान के उद्देशिका या भारत के संविधान की प्रस्तावना बना है ना? भारत के संविधान की उद्देशिका या भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। अब इसमें हमारा प्रश्न है भाई साहब कौन सा? देखो कि भारत के जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको हम उद्देशिका भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उद्देशिका भी कह सकते हैं। उसके अंतर्गत भाई साहब पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीन शब्दों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ना? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये यहां पे पूछा गया भाई साहब। जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत के हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भाई साहब अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन है भाई साहब कौन सा? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था भाई साहब, जिसके द्वारा भारत के संविधान में तीन शब्द जोड़े गए थे। यानी कि जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, जो लागू हुआ था कब? अब लागू होने की भी देखो यहां प्रस्तावना में दो चीजें आती हैं भाई साहब। देखो यहां पे देखो क्या लिख रही है लाइन लास्ट में कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, है ना? देखो डेट कौन सी है? 26 नवंबर 1949, है ना? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत शुक्ल सप्तमी संवत 2006, विक्रमी संवत 2006 को एदत्त द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत, है ना, संविधान को क्या किया गया है? अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है और आत्मार्पित किया गया है। ये तीन शब्द आते हैं। यानी संविधान इस दिन अंगीकृत हुआ है, यानी कि बनकर पूर्ण हुआ है 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है भाई। और भाई साहब अधिनियमित का मतलब है इसी दिन इसको क्या किया गया है? लागू भी किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है भारत का संविधान। तो जब हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान में प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना में सिर्फ अब तक एक बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो है कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था भाई। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है भाई, एक बार संशोधन हुआ है जिसके द्वारा ये तीन शब्द जोड़े गए थे। ठीक है साहब। देखो अब यहां और थोड़ा सा हम बात कर लें, और थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहां पे एक और संशोधन आ रहा है भैया, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा आ रहा है? 44वां संविधान संशोधन आ रहा है। इस 44वें संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं तो 44वां संविधान संशोधन जो है, हम सब जानते हैं भाई साहब की जो हमारे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार आते हैं, क्या आते हैं? मौलिक अधिकार जो आते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उन फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, संपत्ति का अधिकार था भाई साहब। प्रारंभ में जब संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, तो वर्तमान में जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है भाई साहब कितनी? 6 मौलिक अधिकार आते हैं। प्रारंभ में भैया 7 थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में से हटाया गया किसको? संपत्ति के अधिकार को। किसको हटाया गया था भैया? संपत्ति का जो अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार क्या हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, और इसको हटा के और वर्तमान में क्या बना दिया है? वर्तमान में ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना? क्या बना दिया गया है? वर्तमान में भैया इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है, संपत्ति के अधिकार को, जिसका उल्लेख कहां आता है? इसका उल्लेख वर्तमान में आता है अनुच्छेद 300
कै के अंतर्गत आता है, जबकि पहले संपत्ति के अधिकार का उल्लेख आता था कौन से अनुच्छेद में, तो इसका उल्लेख आता था भाई साहब, मोस्टली अगर हम बात करें तो अनुच्छेद कौन सा था, 31 था भाई साहब। कौन सा था, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो एक आ रहा है भाई साहब, कौन सा एक आ रहा है यहां पे हमारे भाई साहब, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा है, 24वां संविधान संशोधन आ रहा है। 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था भाई साहब 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में। 44वां संविधान 24वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था, इसमें भाई साहब मौलिक अधिकारों के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन का अधिकार दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स में संशोधन का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया था, है ना, संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया था। इसमें मोस्टली अगर हम बात करें तो 2 अनुच्छेदों में संशोधन का प्रावधान किया गया था, एक तो अनुच्छेद 13 और एक अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 है भाई साहब, है ना। अनुच्छेद 13 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 13 को न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है। किसका आधार है भैया, ये अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। क्या है भाई, न्यायिक, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है भाई, जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कह सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कौन सा, अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 368 में क्या है, अनुच्छेद 368 में भाई साहब संविधान संशोधन का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जो प्रोविजंस है उनका उल्लेख किया गया है भाई साहब, उनको डिस्क्राइब किया गया है भाई साहब, किसमें, अनुच्छेद 368 में। इन दोनों में संशोधन करने की शक्ति दी गई है, शक्ति प्रदान की गई थी कौन से, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद हम बात करें तो एक आ रहा है हमारे साहब, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन, है ना, 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में संशोधन हुआ भाई साहब। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन है। अब ये जो 86वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत क्या हुआ है, तो 86वां जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत भाई साहब जो हमारे अनुच्छेद आता है, कौन सा, अनुच्छेद 21A अनुच्छेद 21A ये जोड़ा गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार आता है भाई साहब। क्या आता है, शिक्षा का अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 21A कौन सा है, अनुच्छेद 21A है। तो ये प्रमुख संशोधन है। अब देखो प्रश्न क्या था हमारा, दोबारा प्रश्न पे आ जाओ। ये तो सारी डिटेल व्याख्या तो होगी, साथ में हमको सारी चीजें तो पढ़नी है ही, है ना। लेकिन अब प्रश्न पर आओ भाई साहब कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्टार्टिंग में नहीं थे। प्रारंभ में संविधान में जो मूल संविधान की जब हम बात करते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो जो मूल संविधान है उस मूल संविधान के अंतर्गत प्रारंभ में भैया ये शब्द, तीनों के तीनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इनको बाद में ऐड किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है भाई साहब, तो ये है 42वां संविधान संशोधन। अब तक संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो है कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तावना से प्रश्न है भैया, है ना, प्रस्तावना से प्रश्न है भाई साहब। क्या प्रश्न है, देखो प्रश्न है साहब आपके कि भैया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है। आजकल हमारे जो आरपीएससी आरएसएसबी पैटर्न जो चल रहा है भाई साहब, है सारी एग्जाम्स, आप चाहे राजस्थान में कोई सी भी एग्जाम देख लो, है राजाओं के कालक्रम से लेकर और पता नहीं कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, वो सब ऐसे ही बनते जा रहे हैं भाई साहब।
और फिर क्या करते हैं बच्चे, अरे साहब ये तो पढ़ाया, अरे पढ़ाया नहीं, समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया समझ में? भाई साहब समझ में वही आएगा, सीधी सी बात है, चीजें वही है, उनको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है आपको, है ना, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। क्रम पूछ लिया है भाई साहब, क्या पूछ लिया है? क्रम पूछ लिया। आप देखो अभी मैं प्रस्तावना लेकर आया हूं भाई साहब, क्या लेकर आया हूं? प्रस्तावना लेकर आया हूं। इसमें प्रस्तावना में जब आप क्रम देखोगे तो क्रम कौन सा आ जाता है भाई साहब? क्रम आ जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ये रहा, देखो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला शब्द, है ना। और कौन सा है? और कौन सा है भाई साहब? देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये इसी क्रम में आते हैं भाई साहब, है ना। ये इसी क्रम में इन शब्दों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये क्रम बिल्कुल ध्यान रखेगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भाई साहब, ठीक है। तो ये इसी क्रम में याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। चलो चलो देखो अगले प्रश्न पर। अब शब्द तो मैंने आपको बता दिया, प्रस्तावना आपको पढ़नी पड़ेगी। बार बार मैं वो प्रस्तावना में इसीलिए लाया हूं कि भाई बार बार में अगर हम उसको समझेंगे तो इसलिए प्रस्तावना को एक बार अच्छे से याद करनी है आपको। प्रस्तावना अच्छे से याद हो जानी चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। हाँ प्रस्तावना अच्छे से याद हो जानी चाहिए। देखो अब आ जाते हैं भैया, अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में भारत के नागरिकों के लिए कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? तो भाई साहब देखो कितने प्रकार के न्याय है, आ जाओ भैया प्रस्तावना पे फिर से, प्रस्तावना पर फिर से आ जाओ भाई साहब। कितने प्रकार के न्याय हैं देखो, तो न्याय कौन कौन से आ जाते हैं? 3 प्रकार के हैं भैया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय है। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय है भैया? 3 प्रकार के न्याय है। देखो 3 प्रकार के न्याय इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन यहां 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। बी ऑप्शन नहीं है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी आ गई भैया? ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता ये रही, देखो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है 5 प्रकार की स्वतंत्रता भैया? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और क्या प्रदान किया गया है भैया? और क्या प्रदान किया गया है? 2 प्रकार की समानता भी है। क्या 2 प्रकार की समानता कौन कौन सी है? देखो 2 प्रकार की समानता की जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार की समानता कौन कौन सी है भैया? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो आया समझ में? यानी कि 3 प्रकार की तो दी गई है भाई साहब, क्या 3 प्रकार के न्याय है ना। 3 प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में दी गई है, और 2 प्रकार की समानता प्रदान की गई है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा साहब? देखो अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का संकल्प किसके माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है ना। आर्थिक न्याय जो है भाई, न्याय 3 प्रकार का न्याय आया ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय आया है। उसमें भाई साहब कौन सा आर्थिक न्याय जो है, कौन सा न्याय? आर्थिक न्याय जो है, इसका संकल्प जो है वो किसके माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है? थ्रू व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एक्सप्रेस्ड इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें आर्थिक जो न्याय है वो किसके द्वारा अभिव्यक्त हुआ है, उल्लेख हुआ है। तो इसका उल्लेख, अच्छा बड़ा वाला ऑप्शन दिख गया, यही आंसर है हमारा। इसका उल्लेख हुआ भैया प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी हुआ है भाई साहब। अब प्रस्तावना का तो हमने अभी अभी देख लिया भाई साहब, है ना। प्रस्तावना का अभी अभी हमने देखा ना कि भाई प्रस्तावना के माध्यम से उल्लेख हुआ है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें, डीपीएसपी की यदि हम बात करें भाई साहब, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इसके 2 अनुच्छेद आते हैं। एक तो आ जाता है अनुच्छेद 38, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 38 है भाई साहब। कौन सा है आर्टिकल? एक तो आ जाता है 38, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आप क्या है भैया? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है
है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, है ना, पब्लिक वेलफेयर, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। एक आ जाता है कौन सा अनुच्छेद, तो एक आ जाता है आर्टिकल 39। ये दोनों अनुच्छेद आते हैं, है ना। अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान का कौन से भाग में आता है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख आता है, भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख आता है। और अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। कहां से कहां तक आते हैं भैया, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व राज्य के, किसके, राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, तो ये इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। अगर बात करें मौलिक अधिकारों की, है ना, मूल अधिकारों की अगर हम बात करें, तो ये जो भैया मूल अधिकार है, ये मूल अधिकारों का उल्लेख कहां आता है, तो इनका उल्लेख आता है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। कहां आता है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लेख आता है। अनुच्छेद कितने आते हैं, अनुच्छेद आते हैं भैया 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों से संबंधित आते हैं, मूल अधिकार आते हैं, फंडामेंटल राइट्स है ना। मूल अधिकार किसको कहते हैं, कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों दोनों में फर्क क्या है भाई साहब, दोनों में फर्क क्या है। अगर हम बात करें कि दोनों में फर्क क्या है, तो भैया दोनों में फर्क यह है कि ये नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, सॉरी मौलिक अधिकार जो होते हैं, ये मौलिक अधिकार बाध्यकारी होते हैं, है ना, कंपल्सिव होते हैं भाई साहब, बाध्यकारी होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये इनके बारे में एक नाम आता है केटी शाह। केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व बैंक का ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, हाँ जी। इसके अलावा हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहां है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख आता है कहां पे भाई साहब, बताइए। मौलिक कर्तव्यों की बात करें, देखो मौलिक कर्तव्य जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, जिसमें अनुच्छेद कौन सा आता है, अनुच्छेद आ जाता है भैया 51 के। कौन सा आ जाता है, अनुच्छेद 51 के आता है। कौन सा अनुच्छेद आता है, 51 के आता है भाई साहब, यहां पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, केवल मूल अधिकारों में। तो ये आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका आंसर होना है भैया कौन सा, बी ऑप्शन। आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन है भैया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आंसर होगा। चलिए साहब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली, पॉलिटिकल हेरोस्कोप, संविधान की जन्म कुंडली कहा है। निम्न में से किसने कहा है भाई साहब, संविधान की जन्म कुंडली जो है ये किसके द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है भाई साहब, है ना। तो इसमें कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत के संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। किसकी जन्म कुंडली साहब, संविधान की जन्म कुंडली कहा है। और बिल्कुल होती है भाई साहब, है, जन्म कुंडली देख के आप व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हो, है, यही तो होता है। जन्म कुंडली क्या है भाई, व्यक्ति के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, लोग जाते हैं अपनी कुंडली दिखाते हैं। कुंडली दिखाने से क्या होता है भाई साहब, बता देगा वो जो कुंडली देखने वाला जो ज्योतिषी होगा वो सब कुछ बता देगा ना उसके बारे में कि ये भैया इसके जीवन में ये हो चुका है और ये इसके जीवन में होने वाला है, सब कुछ बता देगा। तो आप समझिए यहां भी जब आप संविधान की प्रस्तावना, मान लीजिए कोई बुक खरीद रहे हो आप, है, अभी आप बुक खरीदने गए दुकान पे, जब आप बुक खरीदने गए भाई साहब, तो वहां जाके आपने बुक में ये थोड़ी कि बुक के एक एक टॉपिक चेक करोगे आप, है, नहीं करते ना। क्या करते हैं हम जाते हैं दुकान पे, भैया हमारे सिलेबस में ये टॉपिक थे, हमने ये देख लिए, अब हम बुक की जाएंगे, बुक की जाके उसकी क्या देखेंगे, उद्देशिका प्रस्तावना ही तो देखते हैं। हाँ भाई इसमें ये टॉपिक है, इसका मतलब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम इसको लेके चलते हैं। तो ये होता है। तो भाई साहब जन्म कुंडली कहा है किसने, तो ये कहा है भैया के एम मुंशी ने, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है भाई साहब। इसके अलावा अगर हम और बात करें और क्या क्या कहा गया है, देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है प्रस्तावना को जीवन जीने का तरीका, है ना, जीवन जीने का तरीका कहा है भाई साहब। क्या कहा है,
इन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है? जीवन जीने का तरीका है भैया। क्या है? जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीका है भाई साहब। क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये तो कहा है किसने? के.एम. मुंशी ने। और संविधान की प्रस्तावना को जीवन जीने का तरीका बताया है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है ना। दृढ़ संकल्प और ठोस वादा कहा है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है भाई साहब। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प एवं ठोस वादा, संविधान का दृढ़ संकल्प एवं संविधान का ठोस वादा कहा गया है। किसको? प्रस्तावना को कहा है। किसने कहा है भाई साहब? तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा हम बात करें भाई साहब तो ये जो A.N. पालकी वाला है, इसने क्या कहा है? इसने भाई साहब संविधान का सामान्य परिचय कहा है। क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है भाई साहब। क्या कहा है? परिचय पत्र, है ना। संविधान का परिचय पत्र कहा है इसने। देखो संविधान, अरे क्या हुआ? संविधान का परिचय पत्र कहा है भैया। क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। किसको? संविधान की प्रस्तावना को कहा है। संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसके अलावा एक नाम और याद रखिएगा आप, यहां पे जब संविधान की प्रस्तावना की जब हम बात ही कर रहे हैं तो एक नाम और याद रखिएगा भैया। कौन सा नाम? तो एक नाम याद रखिएगा, पंडित ठाकुर दास भार्गव, है ना। पंडित ठाकुर दास भार्गव, कौन सा नाम याद रखिएगा भैया? पंडित ठाकुर दास भार्गव नाम याद रखिए। इसने क्या कहा है? इसने भैया भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा, है ना, आत्मा, भारत के संविधान की आत्मा एवं भारत के संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा है। किसको कहा है? आत्मा एवं कुंजी दोनों कहा है भाई साहब। किसने? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। ठीक है भाई, भार्गव के द्वारा कहा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है ना, संविधान का भाग है प्रस्तावना। ये पहली बार व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन, सॉरी कौन से मामले में, है ना, मामला मतलब सर्वोच्च न्यायालय के केस है भैया। ये क्या है? ये केस है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के केस है भैया। ये क्या है? केस है जिनके बारे में उल्लेख किया गया है। देखो कौन से मामले में दिया है इसका, है ना, कि भैया संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। इसका उल्लेख कौन से में किया गया है? तो इसका उल्लेख भैया आप सभी जानते होंगे, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप सभी जानते होंगे और आपके आंसर भी आ रहे हैं। सी बिल्कुल भैया, सी ऑप्शन है ना। कौन सा है? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, है ना। केशवानंद भारती मामला है 1973 का, 1973 का है। उसमें माना है भाई साहब कि प्रस्तावना संविधान का भाग है ना, ये माना है। ठीक है, लेकिन अगर इन हम और केसों की बात कर लें, और केसों की अगर हम बात कर लें, जैसे साहब पहला है कौन सा? बेरूवाड़ी मामला, बेरूवाड़ी यूनियन संघ, है ना, बेरूवाड़ी यूनियन संघ मामला जो है 1960 का। ये मामला क्या था भाई साहब? तो ये विवाद था भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य भूमि स्थानांतरण है ना, पाकिस्तान एवं भारत के मध्य भूमि स्थानांतरण का मामला था भाई साहब। जब बंटवारा हुआ, हम सभी जानते हैं भाई साहब, तो भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान, है ना। और जब पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो देखो आज जो पाकिस्तान है ना, ये मान लीजिए ये भारत का हिस्सा है। इधर की तरफ क्या आता है? हमारे पश्चिम में आता है पाकिस्तान, पूरब में आता है भैया बांग्लादेश। क्या आता है? पूरब में बांग्लादेश है, आज बांग्लादेश है, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था भाई? पूर्वी पाकिस्तान था वो पहले। ठीक है, अब स्थिति क्या है समझिए। स्थिति क्या है साहब कि ये जो केस है ये हमारे पश्चिम बंगाल जो है वर्तमान में, है ना, पश्चिम बंगाल का बेरूवाड़ी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है?
पश्चिम बंगाल का बेरुवाड़ी क्षेत्र है, जो सौंपा गया था किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भाई साहब 1960 में, है ना। तो ये उस समय सौंपा गया था किसको? पाकिस्तान को सौंपा गया था। ठीक है भैया, संविधान संशोधन करके सौंपा गया था। तो ये वो है ना। इसके अलावा हम बात करें गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ मामले की अगर हम बात करें भाई साहब, ये किससे संबंधित है? तो ये घटना क्या थी? पंजाब का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोलकनाथ, है ना। इस पंजाब के व्यक्ति के द्वारा, ये भी भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है ना। किससे जुड़ा है? भूमि बंदोबस्त, भाई हम कह सकते हैं भूमि बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है ना। भूमि थी इसके पास भैया कितनी? 500 एकड़ जमीन थी इसके पास, है। संपत्ति का अधिकार किससे संबंधित कह सकते हैं हम इसको? भाई भूमि से है, लेकिन संपत्ति के अधिकार से हम कह सकते हैं, कौन सा कह सकते हैं? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित हम इसको कह सकते हैं भाई। ठीक है, 500 एकड़ जमीन थी, सरकार ने वो जमीन रख ली और इससे कह दिया कि भैया आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी जमीन मिलेगी? 30 एकड़ जमीन मिलेगी। 500 एकड़ जमीन में से सिर्फ 30 एकड़ जमीन मिलेगी, है ना। यानी फंडामेंटल राइट्स, संपत्ति का अधिकार किसमें आता है? मौलिक अधिकारों में। तो मौलिक अधिकारों को कम करने या उनको छीनने के मामले से जुड़ा हुआ है ना। मौलिक अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स कम करने या छीनने के मामले से जुड़ा हुआ है भैया। कौन सा? गोलकनाथ मामला। और मिनर्वा मिल्स की अगर हम बात करें भाई साहब, तो मिनर्वा मिल्स क्या है? मिनर्वा मिल्स जो है इसके अंतर्गत मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है ना, इसी के अंतर्गत उल्लेख आया था कि मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है भाई साहब। संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये 3 संविधान संशोधन है जो एक्स्ट्रा में अलग से आए हैं अपने ऑप्शन में, उनको भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है ना भाई। तो ये है, ये केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती जो मामला था 1973 का, 1973 का, इस मामले के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा गया था भाई साहब। क्या कहा गया था? प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा गया था। ठीक है भैया, आया समझ में? आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चले। देखो साहब, अगला प्रश्न आ जाता है कौन सा? अभी देखो, ये अभी हमने बात करी थी ना बेरुवाड़ी मामले की। देखो अभी हमने बात करी बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या निर्णय दिया था? भाई संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के संबंध में क्या निर्णय दिया था भाई साहब? कौन सा निर्णय दिया था? तो निर्णय ये आया था भाई साहब, ये 1960 का मामला है भाई। पहले तो 1960 में तो ये माना गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। ये तो 1973 में माना है भाग। तो अभी हमने पढ़ा ना, देखो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग कौन से संविधान संशोधन में माना? केशवानंद भारती मामले में माना है भाई साहब, यानी 1973 में माना है, 1973 में माना है। तो 1960 में क्या था? 1960 में तो यह माना था कि भैया ये जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता, यह माना गया था 1960 के मामले में। बेरुवाड़ी संघ मामला जो है, इस बेरुवाड़ी संघ मामले में मैंने अभी बताया आपको, बेरुवाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान का है भाई। देखो बात आती है जब हम भारतीय संविधान में भाग 1 पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का भाग 1, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से और 4 तक उल्लेखित है ना। अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं, है ना। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत के अंतर्गत हम किसी भी राज्य को शामिल कर सकते हैं, भारत के अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, बिना संविधान में संशोधन किए भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर भारत का कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को देना है तो उसके लिए फिर भैया संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है भाई साहब, है ना, वो जरूरी है भाई साहब। ठीक है, तो ये क्या है? संविधान की प्रस्तावना भाग नहीं माना था भाई साहब, क्योंकि बेरुवाड़ी क्षेत्र जब दिया गया तो भाग नहीं माना, है ना। संविधान की जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं कर सकता, यह माना गया था। और इसको यह कहा था भाई साहब कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है ना, ये संविधान की प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है भाई साहब, है ना। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना क्या है? इसमें यह कहा गया था, इस केस में यह कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना क्या है भैया?
भाई प्रस्तावना क्या है? तो मैंने अभी अभी बताया ना आपको कि आप किताब खरीदने जा रहे हो, भाई किताब खरीदने जा रहे हो, किताब को जानना है किताब के बारे में कि भाई इस किताब में क्या क्या है, तो प्रस्तावना देखनी पड़ेगी हमें, उसकी उद्देशिका देखनी पड़ेगी, है ना। विषय सूची देखते हैं ना हम कि इसमें क्या क्या दे रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, वो देखते हैं भाई सब। तो ये समझिए प्रस्तावना को क्या कहा है, प्रस्तावना को कहा है भैया क्या कि संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, है ना। संविधान निर्माताओं, संविधान के जो निर्माता है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, विचारों को जानने की कुंजी कहा है भाई साहब, जानने की कुंजी ये कहा था भैया किसको? संविधान की प्रस्तावना को, कि भाई संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ये माना है बेरूवारी संघ मामले में। बाद में तो फिर इसको 1973 में मान लिया, 1973 में भाग मान लिया बाद में, है ना, भाग मान लिया बाद में तो, लेकिन प्रारंभ में भाग नहीं माना, है ना, प्रारंभ में भाग नहीं माना भाई साहब। पॉलिटी की क्लास साथ में ही तो करवा रहे हैं भाई साहब, इतनी डिटेल तो पढ़ा रहे हैं, पूरी पॉलिटी तो पढ़ा रहे हैं भैया, देखो तो सही, ये बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रश्न लेके चल रहे हैं जिसमें आपको पूरी पॉलिटी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं, प्रश्न कैसे आएंगे और क्या क्या चीजें हैं, दोनों काम हो रहे हैं भाई साहब। समझने का फर्क है, केवल थ्योरी पढ़ने से क्या होगा भाई साहब, है प्रश्न भी तो देखो कि प्रश्न किस प्रकार के पुटअप होंगे और यहां पे क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है, सब कुछ तो पढ़ रहे हैं साथ में भाई साहब, ये दोनों मिक्स है भाई साहब, है दोनों मिक्स चल रहा है भाई साहब, ठीक है, थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस भी है भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखो आ जाओ साहब, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है साहब कौन सा, देखो कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, जहां से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, मैंने कहा ना ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और यहां से प्रश्न आता है भैया, यहां से प्रश्न आता है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है शब्दावली, ये जो शब्द है ये कहां से प्रेरित है भाई साहब, कौन से देश से प्रेरित है? भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो संविधान है ना, इस भारत के संविधान को क्या कहा गया है? भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? उधार का थैला, बैग ऑफ बोरो, है ना, बैग ऑफ बोरो, उधार का थैला कहा जाता है भाई साहब, बैग ऑफ बोरो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उधार का थैला? इसीलिए कहा जाता है उधार का थैला कि भैया हमारे जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था और जिस देश के संविधान में जो भी प्रावधान अच्छा लगा वो भाई साहब हमारे भारत के संविधान में अपना लिया गया, है ना। उधार का थैला इसीलिए इसको कहा गया है। जिस देश में जो भी चीज हमें अच्छी लगी, अरे यार ये फलाने देश की चीज, ये जैसे बात करें मौलिक अधिकारों की, है मौलिक अधिकार हमें लगा भाई साहब, अमेरिका के संविधान को हमने देखा, हमारे यहाँ के संविधान हमने देखा से मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि अमेरिका का संविधान में भाई साहब एक भाग है जिसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। उस बिल ऑफ राइट्स के अंतर्गत भाई साहब मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को दिए गए हैं, वहां के नागरिकों को दिए गए हैं। ये व्यवस्था हमारे देश में भी होनी चाहिए। वो तो घणो मोकड़ो काम है, आप भी शामिल करा। तो भाई साहब क्या किया उन्होंने? अमेरिका से ले लिया। तो ऐसे जिस देश के संविधान में जो भी चीज अच्छी लगी वो हमारे भारत के संविधान में अपनाई गई, है ना, इसलिए उधार का थैला कह दिया। हाँ ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये जैसे हम बात करते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना की, प्रिम्बल की बात करते हैं। प्रस्तावना कहां से आई? तो ये प्रस्तावना आई है भाई साहब कहां से? यूएसए के संविधान से ही आई है। ये भी कहां से आई है? अमेरिका के संविधान से आई है भाई साहब। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से आई है? तो ये अमेरिका के संविधान से आई है। कहां से आई है भैया? अमेरिका के संविधान से आई है ना। अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, याद रखिएगा भाई साहब, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, वहां भी यही उल्लेखित है ना। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में। अच्छा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें भैया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर हम बात करें भैया कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या आया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम सब जानते हैं भाई साहब, समवर्ती सूची है क्या आती है?
समवर्ती सूची, है ना, क्या आती है भैया? समवर्ती सूची। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है ना। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। और क्या लिया गया है भाई साहब? तो हमारे भारत के संविधान में जो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना, ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, संयुक्त बैठक, ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया, राष्ट्रपति को दिया गया है ना। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है संसद की, है ना। तो ये संयुक्त बैठक बुलाने का भी जो प्रावधान है, संयुक्त बैठक जो है, मतलब संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, ज्वाइंट सेशन का जो प्रावधान है, ये भाई साहब समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक दोनों ही कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा हम बात करें भैया, एक आ गया हमारे, कौन सा? एक आ रहा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में क्या ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की गई है ना। संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और अगर बात करें भाई साहब फ्रांस के संविधान की, किसकी बात करें? फ्रांस के संविधान की अगर हम बात कर लें तो ये जो फ्रांस का संविधान है, फ्रांस के संविधान से क्या ली गई है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत के संविधान में कहां से ग्रहण की गई है? फ्रांस के संविधान से, है ना। कहां से ग्रहण की गई है? फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है भाई साहब, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं भाई साहब, आगे देखो एक प्रश्न और आ गया, है ना। अगला जो प्रश्न है इसकी हम बात करें भाई साहब तो क्या है कि प्रस्तावना में उल्लेखित जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श है ना, क्या है भाई साहब? जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श है वो किस क्रांति से लिए गए हैं? कौन से देश की क्रांति से हमें ये अच्छा लगा भाई साहब? हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में अपना लिया गया भाई साहब, है ना। तो कौन सी क्रांति है भाई साहब? देखो रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, देखो इनकी जब हम बात करते हैं कौन सी क्रांति से लिए गए हैं, तो अभी अभी हमने फ्रांस की बात करी थी। देखो अभी अभी हमने लास्ट में फ्रांस की बात करी थी, है ना। एक भाई कमेंट भी कर रहा था, है ना। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत अच्छा मतलब नॉलेज रखता है भाई, है ना, कि भाई साहब ये जो 3 शब्द आते हैं हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में, कौन कौन से? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो 3 शब्द आते हैं, ये 3 शब्द कौन से देश की क्रांति से लिए गए हैं? तो क्रांति आ जाती है भैया कौन सी? फ्रांस की क्रांति आ जाती है। कौन सी आ जाती है? फ्रांसीसी क्रांति आ जाती है भाई साहब, है ना। फ्रांस की क्रांति है। इसके अलावा हम बात करें, देखो यहां एक नाम आ रहा भाई साहब रूसी क्रांति की, है। रूसी क्रांति की एक विशेषता है भाई साहब, है ना। रूसी क्रांति की जब हम बात करते हैं तो रूसी क्रांति भाई साहब विश्व की पहली सफल समाजवादी क्रांति मानी जाती है। विश्व की पहली सफल समाजवादी क्रांति कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की पहली सफल समाजवादी क्रांति का दर्जा दिया गया है भाई साहब किसको? रूसी क्रांति को दिया गया। किसको दिया गया भैया? रूसी क्रांति को दिया गया विश्व की पहली सफल समाजवादी क्रांति का दर्जा, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है देखो बहुत ही गजब, प्रस्तावना और परिचय से संबंधित अब जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत शानदार प्रश्न है भाई साहब, है ना। देखो कौन सा है साहब कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? गणराज्य, रिपब्लिक है। बिल्कुल है भैया, है ना, गणराज्य देश है भारत, है ना। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। इस दिन 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं भाई? 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं बताओ? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है भाई साहब, है मनाते ना। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। तो भाई साहब भारत क्या है? गणतंत्र देश है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका भैया वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है ना?
देखो इसका वास्तविक अर्थ क्या है भाई साहब? भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसका अर्थ यह है। तो बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है भैया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है भाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या है? जो शक्ति है, जो सत्ता है ना, शक्ति जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? शक्ति जनता के हाथों में होती है, जनता के पास होती है। किसकी शक्ति? राजा या हम कह सकते हैं राष्ट्र अध्यक्ष। भाई राजा या हम राष्ट्र अध्यक्ष कह सकते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति जनता के हाथों में होती है भाई साहब। वही लोकतंत्र है, सीधी सी बात है ना, हाथों में होती है ना। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की ओर, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न्याय होकर निर्वाचित होता है। तो बिल्कुल भाई साहब गणतंत्र का मतलब तो यही है। भाई एक शब्द हमारे आता है राजतंत्र। कौन सा शब्द आता है भैया? एक शब्द हमारे आता है राजतंत्र। कौन सा शब्द आता है? राजतंत्र शब्द आता है। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? हमने हिस्ट्री में पढ़ा है भाई साहब। राजतंत्र का मतलब क्या है? राजतंत्र का मतलब होगा भैया राजा का शासन है। क्या होगा? राजा का शासन। तो राजा का शासन तो इसका मतलब होता है, लेकिन राजतंत्र की विशेषता क्या होनी चाहिए कि ये जो राजा का जो पद है, ये पद कैसा होगा भैया? तो ये पद होगा वंशानुगत। कैसा होगा? वंशानुगत होगा। और हम पढ़ते आए भाई साहब, इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भैया कि राजा का जो बेटा है, राजा का जो बेटा है वही राजा बनता है। इतिहास में पढ़ते आए हैं हम, है ना। राजा का जो बेटा है या राजा ने जिसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वही राजा होता है। तो राजा का पद कैसा होता है? वंशानुगत। दूसरी इसकी विशेषता, राजतंत्र की दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है भाई साहब, हाँ एक बहुत बढ़िया आंसर वो दिया, देखो कमेंट, किम जोंग। किम जोंग भाई साहब इसी का उदाहरण है, राजतंत्र का ही है। और वो भाई साहब निरंकुश भी है ना। इसमें वंशानुगत होने के साथ साथ राजा निरंकुश होना भी चाहिए भाई साहब। कैसा होना चाहिए? निरंकुश भी होना चाहिए। अगर राजा निरंकुश नहीं है तब भी वो राजतंत्र नहीं माना जाएगा। अगर हम जब इतिहास में बात करते हैं, किसमें? इतिहास में जब हम बात करते हैं, तो जब हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जाते हैं तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत भी अनेक ऐसे राज्य थे जो उस समय गणतंत्र हुआ करते थे, है ना। अनेक राज्यों का उल्लेख मिलता है जो गणतंत्र राज्य थे प्राचीन इतिहास में भी, है ना। जिसमें अगर आपने सुना हो तो विशेष रूप से वैशाली का नाम आता है। वैशाली लिच्छवी वंश की राजधानी हुआ करती थी। कौन सी? वैशाली थी, है ना। वैशाली में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, है ना। जब हम बात करते हैं इतिहास की तो भाई साहब इतिहास के अंतर्गत उल्लेख मिलता है किसका? सभा और समिति का, है ना। सभा और समिति ऋग्वेद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है किसका? सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख किया गया है ना। और अथर्ववेद में इस सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। ये दोनों संस्थाएं राजा को निरंकुश होने से रोकती थी। क्या करती थी? राजा को निरंकुश होने से रोकती थी भाई साहब। निरंकुश होने से रोकने का कार्य करती थी। कौन सी संस्था? सभा और समिति। यानी राजा जो है वो राजा इसी संस्थाओं के अनुसार कार्य करता था, सभा और समिति के अनुसार। अब सोचो राजा ही सभा और समिति के अनुसार कार्य करता है, राजा ही निरंकुश नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, तो फिर वो निरंकुश होने से मतलब उसका निरंकुश नहीं होने पर उसका क्या स्थिति क्या है? उसकी स्थिति तो हमारे राष्ट्रपति जैसी है। इसका मतलब वो गणतंत्रात्मक शासन हो गया। तो यहां जब गणतंत्र की पूछी है तो गणतंत्र का मतलब क्या हो गया? राष्ट्र अध्यक्ष, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख आता है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा आता है बताइए, है ना। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय अगले पार्ट के साथ में, यहां से अगले पार्ट के साथ में। अभी और प्रश्न है इसमें भाई साहब, अभी तो सामान्य शुरू किया है हमने, है ना। तो मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय अगले पार्ट पे।